तो जैसे कि ये क्वेश्चन कल मैं बता रहा था, क्योंकि ये इंटरसेक्शन पर है, ये एक बार बताया जा चुका है, लेकिन इसका जो आइडिया है कल का क्वेश्चन जो था उसके आइडिया से अलग था। तो इसमें क्या है कि W1 को जब हम ऑब्जर्व करते हैं W1 को, तो W1 का जो केस है वो इस प्रकार से बनेगा। यहाँ पर ए दोनों कॉमन है, तो अगर ए को मैं कॉमन ले लूँ तो 1 - 1 के साथ 0 0, और प्लस सी को अगर मैं कॉमन लूँ तो 0 0 और 1 0, और फिर अगर मैं डी को यहाँ कॉमन लूँ तो यहाँ पर बनेगा 0 0 और 0 के साथ यहाँ पर 1 होगा, और ए सी डी जो भी होंगे ए रियल के होंगे। ठीक है, तो यहाँ से इम्प्लाई करेगा कि जो डायमेंशन ऑफ है W1, आवाज़ सबको सुनाई दे रही है ना, ये प्रॉब्लम है? हेलो, ओके ओके ओके। मैं दूसरे को देखूं तो ए के साथ यहाँ ऐसे है तो 1 - 1 और बाकी 0 0, और फिर प्लस बी के साथ यहाँ पर 0 - 1 और 0 0, और फिर सी के साथ अगर मैं यहाँ पर डी को देखूं तो डी को ऑब्जर्व करूं तो 0 0 0 1 इस प्रकार से, और यहाँ पर ए बी डी ए रियल का है। ठीक है, तो यहाँ से इम्प्लाई करेंगे इसका जो डायमेंशन होगा W2 ए भी आएगा 3। ठीक है, इस तरीके से 3 है, लेकिन कॉमन के सेंस में देखें तो ये एक तो कॉमन दिखाई दे रहा है, लेकिन बाकी अदर कॉमन नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो हम यहाँ से एक कंक्लूजन नहीं कर सकते, एक कंक्लूजन यहाँ से हम नहीं डायरेक्टली निकाल सकते कि डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 को तुरंत मार दीजिए कि 1 होगा। ठीक है, ये गड़बड़ हो जाएगा। क्यों 1 नहीं होगा? क्योंकि ये 1 तो दिख रहा है, ठीक है, लेकिन अगर इन दोनों को देखिए तो इन दोनों की अगर मिक्सिंग कर दी जाए ना तो सेम हो जाएगी। जैसे मिक्सिंग करने का मतलब है कि इन दोनों का लीनियर कम्बिनेशन, जैसे कि मान लीजिए कि W1 में मैं इस पहले का अगर लीनियर कम्बिनेशन मिला दूं, इन दोनों को अगर मैं मिला दूं, मिलाने का मतलब है कि अगर बेसिस की बात करिए, जैसे कि मैं बेसिस, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर बेसिस की बात करता हूँ, सपोज कीजिए कि B फॉर W1, या तो W1 के लिए मैं यहाँ पर B1 लिखूँ, तो इसकी बेसिस में एलिमेंट होगा 1 - 1 0 0, और फिर दूसरे में होगा 0 0 1 0, और फिर तीसरे में होगा 0 0 0 1। ठीक है, इस प्रकार से ये हो गया। और B2 अगर मैं दूसरे की बेसिस अगर बनाऊं तो यहाँ पर टर्म है 1 0 - 1 और 0, और फिर दूसरा टर्म है यहाँ पर 0 - 1 0 0, और फिर तीसरा है 0 0 0 1। इस तरीके से ये 3 टर्म दिख रहे हैं। तो दोनों में कॉमन तो एक ही दिख रहा है, लेकिन अगर आप इसे ऑब्जर्व करेंगे तो पाएंगे कि इन दोनों का अगर लीनियर कॉम्बिनेशन बना देना, तो लीनियर कॉम्बिनेशन बनाने का मतलब है कि अगर इस पहले में मैं 1 से मल्टीप्लाई कर दूं, दूसरे में मैं -1 से मल्टीप्लाई कर दूं और ऐड कर दूं, तो यहाँ पर ए क्या मिलेगा? ये मिलेगा 1 - 1 और 0। और वही काम यहाँ पर करिए, इसमें पहले में 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, दूसरे में भी 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, दोनों को ऐड कर दीजिए, तो आप देखेंगे कि 1 - 1 और -1 0 ये दिख रहा है। तो ये इसमें चला आया, ये इसमें चला आया, और बाकी एक तो ये है ही। तो चाहे तो यहाँ से कर दीजिए कि इन दोनों में माने कि बेसिस का जो एलिमेंट बनेगा, क्योंकि W1 बेसिस के एलिमेंटों का लीनियर कॉम्बिनेशन होता है, तो लीनियर कॉम्बिनेशन बनाते समय ए 0 0 1 ये जो टर्म यहाँ पर दिख रहा है, ए टर्म और ए टर्म तो कॉमन है, लेकिन बाकी इन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन से एक टर्म और कॉमन हो जाएगा। इसलिए W1 इंटरसेक्शन W2 में जो एलिमेंट आएंगे उसमें 2 एलिमेंट आएंगे। अगर इसकी बेसिस की बात करेंगे तो इसकी बेसिस में 2 एलिमेंट होंगे, वो 1 - 1 और -1 0, और दूसरा एलिमेंट हो जाएगा 0 0 0 1 करके, इस तरीके से। इसलिए इसका जो डायमेंशन होगा, डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 ये 2 हो जाएगा। तो अगर इसका यूज करके अगर आप डायरेक्ट इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं तो वहाँ से आप ऐसे कर सकते हैं कि डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 बराबर डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 और माइनस डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2। तो इसके बेस पर इसे 3 + 3 - 2 बराबर इसे हम 4 कह सकते हैं। और इसको स्मॉल m इसको हम बोले हैं n बोले हैं, और इस डायमेंशन को इसको बोला गया है डायमेंशन a m के बराबर है।
तो यहाँ से mn का वैल्यू अगर आप निकालना चाहें तो डायरेक्ट 2 और 4 हो जाएगा। अगर देखिए रही बात दिमाग की, तो संयोग से ये दिमाग अगर उस समय नहीं काम किया तो भी घबराने का सेंस नहीं है, जैसा आएगा सामने आगे वैसा किया जाएगा। तो इस फार्मूले को चाहें तो आप डायरेक्ट यूज करिए, इस फार्मूले को डायरेक्ट यूज करिए। तो डायरेक्ट यूज करेंगे तो बाकी इस प्रॉपर्टी को, ठीक है, इस प्रॉपर्टी को हम यहाँ से इधर अगर कर देते हैं तो हो जाएगा, यहाँ से कंक्लूजन निकलेगा डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 और प्लस डायमेंशन ऑफ W1, ठीक है, डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 और बराबर हो जाएगा डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2, जो कि 3 और 3 आ रहा है 6 हो जाएगा। तो इन दोनों का सम 6 आना चाहिए। तो अगर ऑप्शन के नज़रिए से अगर इसको देखेंगे इस प्रॉब्लम को, तो ऑप्शन में यहाँ पर दिख रहा है कि 6 यही है, तो यहाँ पर भी आप टिक कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो इस तरीके से मेरे कहने का ये है कि कल एक क्वेश्चन लगाया जा रहा था जो इस प्रकार से दिया हुआ था। यहाँ पर अगर मैं इसको ऑब्जर्व करता हूँ तो पहले हम W1 को थोड़ा सा एक्सप्लोर करें। तो A के साथ 1 2 और बाकी 0 0, ठीक है, प्लस B के साथ 0 0 और यहाँ -1 1, इस प्रकार से। और AB कहाँ का है, AB रियल में है, ऐसे। तो यहाँ से B1 में कितने एलिमेंट आएंगे, B1 में एलिमेंट आएगा 1 0 0 2 और B2, और दूसरा एलिमेंट होगा 0 1 -1 0, इस प्रकार से। इसी प्रकार अगर W2 को काउंट करेंगे तो W2 को काउंट करेंगे तो A के साथ 1 -1 और 0 0, और फिर B के साथ यहाँ 0 और 1 और यहाँ -1 0, इस प्रकार से। और AB का वैल्यू क्या हो जाएगा, AB का वैल्यू रियल में चला जाएगा। तो यहाँ पर अगर B2 बेसिस अगर हम निकालें तो 1 0 0 -1, और यहाँ पर दूसरे में 0 1 -1 0। तो यहाँ पर अगर मैं W1 इंटरसेक्शन W2 की इसकी बेसिस के बारे में बात करूँगा, तो बेसिस में चूंकि दोनों में दो दो ही एलिमेंट है, और कॉमन की बात करूँ तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये लास्ट वाला एलिमेंट तो कम से कम कॉमन तो है ही, कम से कम कॉमन का मतलब कि और भी हो सकते हैं, -1 0, ठीक है। तो इतना हो सकता है। अब बाकी जो बच रहे हैं, बाकी में कॉम्बिनेशन करने पर भी सेटिंग नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ देखिए 1 2 है और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 1 -1 है, ठीक है। हो सकता है कि डायगोनल पे 1 2 है तो हम इसमें मल्टीप्लाई करके मैनेज करने की कोशिश करें, लेकिन एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, इसमें दोनों पॉजिटिव इसमें नेगेटिव है, तो उसको मैनेज करना बहुत मुश्किल होगा। और इससे मिलता तो नहीं होगा, क्योंकि ये लोअर टू अपर डायगोनल है और ये अपर टू लोअर डायगोनल, यानी एक को मेन डायगोनल कहेंगे, एक को अदर डायगोनल बोलेंगे। तो इसलिए यहाँ पर कॉम्बिनेशन की वजह से कोई दूसरा एलिमेंट नहीं आ पाएगा, इसलिए यहाँ पर जो कंसेप्ट पूछा जा रहा है वो अलग है। और जो इसके पहले जो इस क्वेश्चन में पूछा गया है, एक सेकेंड, ये क्यों घूमने लगा, हाँ, यहाँ पर जो क्वेश्चन निकालना है, यहाँ पर एक सेकेंड, तो यहाँ पर कैसे फिर इसको मैनेज करेंगे। यहाँ पर मान लीजिए कि W1 सर हाँ W1 ABCD लिखेंगे सर, हाँ ABCD इस प्रकार के मैट्रिक्स हैं, और इसमें जो कंडीशन है ऐसे कह सकते हैं कि A जो B है, जो D है वो 2A के बराबर है ना, D वाला, और जो B है, हाँ, और जो B है उसे कह सकते हैं कि B किसके बराबर है, B C के -C के बराबर है, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक। क्योंकि B यहाँ पर देखिए जो B -B दोनों बराबर हैं, तो इस वाले में मतलब ये ऊपर B है नीचे C है, नीचे यहाँ पर C है, तो अगर मैं इस C के आगे माइनस लगा दूँ तो दोनों बराबर हो जाएंगे, तो B बराबर -C, ठीक है। और W2 यहाँ पर इस तरीके से है कि अगर मैं इसको ABCD अगर लिख दूँ, ठीक, तो इसमें क्या कंसेप्ट है कि D बराबर है A के, ये जो D बराबर है -A के,
ठीक है, माइनस ए के, और b बराबर है माइनस सी के। ठीक, तो इंटरसेक्शन में कौन सा रूल काम करता है? इंटरसेक्शन में दोनों प्रॉपर्टी आ जाएगी। तो ए बी सी डी में हम पहली प्रॉपर्टी भी यूज करेंगे, दूसरी प्रॉपर्टी भी यूज करेंगे। तो d बराबर 2a और साथ में d बराबर माइनस ए। ठीक, और दूसरी प्रॉपर्टी b बराबर माइनस सी, इस प्रकार से। ठीक है, तो यहाँ से देखिए, अगर आप यहाँ से ऑब्जर्व करेंगे ना तो पता चलेगा d बराबर 2a है और d बराबर माइनस ए है। तो इन दोनों को अगर सेम कर दें, चूंकि d बराबर 2a, d बराबर माइनस ए, तो यहाँ से आएगा 2a बराबर माइनस ए, इसको सॉल्व करेंगे 3a बराबर 0, a बराबर 0, a बराबर 0 हो गया। और d में जब भरेंगे तो d भी क्या हो जाएगा, इम्प्लाई कर जाएगा d बराबर भी 0। ठीक है, तो b बराबर माइनस सी, a बचा रह जाएगा। तो अब हम यहाँ W1 में अगर मैं इस चीज़ को यहाँ पर फिट करूँ तो a का वैल्यू, और a का वैल्यू तो 0 हो चुका है और d का वैल्यू 0 हो चुका है, तो इसको 0 कर दीजिए। और b को यहाँ पर जो b है, b बराबर माइनस सी, तो यहाँ माइनस सी कर दीजिए और यहाँ पर आप c कर दीजिए। ठीक है, और c कहाँ बिलोंग करेगा, रियल में बिलोंग करेगा। तो इसमें जो कंसेप्ट बन रहा है c के साथ 0 माइनस 1 1 0, आप इसे आगे पीछे भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ से इस प्रकार से जब बनेगा तो यहाँ से इम्प्लाई करेगा कि जो बेसिस होगा, बेसिस ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2, इसमें सिर्फ एक एलिमेंट होगा, वो होगा 0 माइनस 1 1 0। ठीक है, इस प्रकार से। तो इसका डायमेंशन कितना हो जाएगा, इसका डायमेंशन W1 इंटरसेक्शन W2 बराबर ये हो जाएगा, यहाँ पर कह सकते हैं 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर W1 इंटरसेक्शन W2 निकल गया। तो मुख्य रूप से यही जो इंटरसेक्शन का जो बेसिस निकालना है, यही चीज़ वहाँ पर गड़बड़ कर रहा था। अच्छा, तो इसी के बेस पर अगर मैं पिछला क्वेश्चन अगर मैं यहाँ पर दिखाना चाहूँ, क्योंकि एक स्टूडेंट ने बोला था कि सर इंटरसेक्शन निकालने में कई सारे क्वेश्चन को लगा रहे हैं तो कई सारे आइडियाज़ यूज किए जा रहे हैं। तो दूसरा क्वेश्चन इस प्रकार से है कि v बराबर m2r लिया गया है। बहुत सही दीपक, आपने याद दिला दिया। एक्चुअली होता क्या है कि पता नहीं चलता कि प्रेजेंट टाइम में माइंड किस स्टेज में काम कर रहा है। तो दूसरा है W1 का कंडीशन दिया हुआ है, इसमें ऐसे एलिमेंट लिए जाएं जो a माइनस ए के साथ c और d हैं। एक क्वेश्चन IIT जैम का, IIT जैम 2013 का क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोग इसे देख सकते हैं। तो यहाँ d है और लिखा है कि ACD रियल में है। ठीक है, इसी प्रकार W2 दिया है और जो इस प्रकार से बनाया जा रहा है कि a के साथ माइनस b और फिर माइनस a के साथ d और a और ABD यहाँ पर होगा, ABD बिलोंग करेगा रियल में। तो अगर यहाँ पर सपोज करिए W1 इंटरसेक्शन W2 के बारे में अगर पूछा जाए ये किस प्रकार का इसका डायमेंशन होगा, तो ये पुराना वाला आइडिया इसे आप यूज कर सकते हैं, जो कि बेहतर सिद्ध होगा। तो यहाँ पर हम W1 को फिर से बना रहे हैं। कैसे, देखिए मैं कह रहा हूँ कि ABCD ले लीजिए और ऐसा देखिए कि जो B है, B A का माइनस गुना है, तो यहाँ पर कर दीजिए B बराबर माइनस ए। और दूसरा चीज़ बस, और CD में कोई चेंजेस नहीं है, इतना ही रहने दीजिए। ठीक है, ओके। अब मैं W2 की अगर बात करूं तो W2 में ABCD, ठीक है, ध्यान दीजिए इसमें क्या है कि ये जो C है, C माइनस ए के बराबर तो है, लेकिन और किसी का किसी से रिलेशन नहीं है। भले B के आगे माइनस लगाए हैं लेकिन वो किसी का किसी पर डिपेंडेंसी नहीं है, इसलिए हम उसको कंडीशन के दायरे में नहीं लेंगे। अब अगर हम W1 इंटरसेक्शन W2 की अगर बात कर रहे हैं तो हम कहेंगे कि इसमें ABCD ऐसे एलिमेंट हैं क्योंकि इंटरसेक्शन में दोनों प्रॉपर्टी काम करेंगी। तो B इक्वल टू माइनस ए और यहाँ से C इक्वल टू माइनस ए। ठीक है, इस प्रकार से ये सिस्टम काम करेगा। तो जब हम इसको ऐसा रखेंगे तो हमारा ये पूरा सिस्टम इस प्रकार से बदलेगा। ए तो अपने जगह पर रहेगा ही, बी के जगह पर माइनस ए और सी के जगह फिर से क्या आ जाएगा, माइनस ए और डी। तो इसमें दो टाइप का ए और डी दिख रहा है रियल में। अब इसको चाहें तो थोड़ा सा चेंज कर दें, तो चेंज करेंगे तो ये पता चलेगा
कि ए को कॉमन ले लीजिए तो 1 -1 और -1 और 0, और फिर डी को अगर कॉमन ले लें तो 0 0 0 1, इस प्रकार से ये बैठ रहा है, मतलब सेट हो रहा है, और ए डी बिलोंग कर रहे हैं रियल में। तो अगर इसके हम बेसिस की बात करें, इसके अगर हम बेसिस की बात करें कि W1 इंटरसेक्शन W2 की बेसिस क्या होगी, तो इसकी बेसिस में केवल दो एलिमेंट आएंगे, 1 -1 -1 0, और दूसरा एलिमेंट आएगा 0 0 0 1। ठीक है, तो यहाँ से इम्प्लाई करेगा कि इसका डायमेंशन क्या होगा। इसका डायमेंशन अगर हम बात करें तो W1 इंटरसेक्शन W2 और ये होगा 2 के बराबर। तो डायरेक्ट अब यहाँ से W1 प्लस W2 के अगर डायमेंशन पूछ दे तो डायमेंशन, तो एक फार्मूला लगा दीजिए, डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 और माइनस डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2। तो इसकी वजह से 3 + 3 - 2 कर देंगे, तो 6 में से 2 घटा तो 4। तो आंसर में जो पूछा जा रहा है, इसमें आंसर यही पूछा गया है कि डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2, सॉरी, डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 को नेम दिया है M, और n दिया है डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2। तो पूछ रहा है कि mn का वैल्यू क्या होगा, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो इसके आंसर में आएगा mn का वैल्यू यहाँ पर, चूँकि आपका प्लस वाला जो इंटरसेक्शन है यही है m, और जो प्लस है यही है n, तो ये 2 और ये 4, तो यहाँ पर हो गया 2, 4, यही आंसर है। ये आइडिया अच्छा था कि आप कंडीशन वाइज लिख करके और इंटरसेक्शन में दोनों प्रॉपर्टी लगा दीजिए, दोनों सेट की प्रॉपर्टी लगा दीजिए, जिससे वो अलग हो जाएगा। तो इस तरीके से जज हो जा रहा है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को अब इंटरसेक्शन निकालने में थोड़ी कम दिक्कत होगी, और बाकी आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका माइंड अलग से काम करेगा। समझ में आया? किसी को प्रॉब्लम है कोई? नो सर। ओके, गुड। तो इसी तरीके से श्वेता जुड़ी हैं? नहीं जुड़ी हैं, कोई बात नहीं। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम। नहीं जुड़ी हैं तो क्या फर्क? आर्बिट्रेरी सब स्पेस U और V, आर्बिट्रेरी इसका सब स्पेस U और V और W है, ऑफ ए फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस विच ऑफ द फॉलोइंग होल्ड। ठीक है, तो इसमें मैं क्या काम करूँगा ना कि देखिए, आप हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन में देखिए, जैसे कि ये देखिए, इन दोनों को देखिए, फर्स्ट और सेकंड को देखिए, और थर्ड और फोर्थ को देखिए, दोनों में कोई ना कोई एक तो ट्रू होगा, लेकिन दोनों नहीं होंगे। ठीक है, क्योंकि ऐसा आप जब, मतलब अभी जो लोग बीएससी, हालांकि सभी लोग बीएससी कर रहे हैं, तो कुछ लोग को तो मतलब इस स्टेज से नहीं गुजरे होंगे तो नहीं पता चलेगा, लेकिन कुछ लोगों को ये ऐसा आभास लगता होगा कि इंक्लूजन वाले केस में कभी कभी इधर का उधर हो जाता है, उधर का इधर नहीं हो पाता है, कन्वर्स नॉट ट्रू होता है। ठीक, तो उसी से मोटिवेट होकर के हम यहाँ पर चीज़ों को ऑब्जर्व करेंगे और सोचेंगे कि कौन सा सही होगा, कौन सा गलत होगा। तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि मैं एक फर्स्ट की अगर मैं बात करूं, U भी W को मैं अलग अलग ले लेता हूं। जैसे मान लीजिए कि मैं U एक वेक्टर स्पेस ले रहा हूं, खासकर मैं R2 में लूँगा, R2 में। ठीक है, R2 का मतलब A रियल, मतलब X एक्सिस और Y एक्सिस। तो आपको पता है कि कोई भी लाइन जब ओरिजिन से पास करती है तो वेक्टर स्पेस बना लेता है। पता होगा तो ठीक है, नहीं पता होगा तो कोई बात नहीं, आप इसे पता करिए किताब पढ़ करके। तो U को मैं बता रहा हूँ कैसा है। U को मैं 2 टपल्स में मैं लिख दे रहा हूँ x, 0 और x बिलोंग टू रियल लाइन, A वेक्टर स्पेस बनाता है। V को मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर 0, y और ये y बिलोंग करेगा रियल में, और मैं W को बना रहा हूँ। ठीक है, मैं इसको एक्स वाई लाइन लिख दे रहा हूँ, पूरा का पूरा ये जो लाइन दिखेगी, ठीक है, ए बीच से जो जाएगी, मतलब कि x, इसे t और t दोनों में लिख देता हूँ कि दोनों सेम रहेंगे, t और t दोनों सेम रहेंगे, और t बिलोंग करेगा रियल में। अब ऑब्जर्व करेंगे तो पाएंगे कि ये तीनों वेक्टर स्पेस बनाते हैं, सब स्पेस बनाते हैं। ठीक है, तो अब जरा एक चीज़ को ध्यान दीजिए कि यहाँ जो बताया जा रहा है कि U भी का इंटरसेक्शन, जैसे कि एक चीज़ देखिए, C में जरा देखिए, C में अगर आप देखेंगे तो पाएंगे
यू भी का इंटरसेक्शन, तो ए एक्स एक्सिस है, यू एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस, ठीक है, और भी क्या है, ये है वाई एक्सिस, ठीक। तो इंटरसेक्शन की अगर हम बात करें कि यू इंटरसेक्शन भी क्या होगा, तो आपको पता चलेगा कि 0 0 होगा। इसमें किसी को डाउट है? नो सर। ओके। अब W में TT है, तो W यहाँ पर दिख रहा है जो इस तरीके से बनाया गया है कि T कामा T टाइप का, और T बिलोंग करेगा रियल में, ठीक है। तो अगर मैं U इंटरसेक्शन V के साथ W को अगर मैं ऐड कर दूं, तो 0 किसी में जोड़ने पर कोई प्रभाव ही नहीं डालेगा, ये T कामा T। अब दो सब स्पेस कैसे जोड़ते हैं इसके लिए आपको पढ़ना होगा, हालांकि यहाँ तो समझ में आ जाएगा, लेकिन डिटेल में जाने के लिए, वो फीलिंग लाने के लिए आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर दिक्कत नहीं होगा, अगर होगा तो आप बोल सकते हैं बेहिचक। तो इस तरीके से ए बन गया, ठीक है। अब जरा एक चीज़ बताइए, u प्लस, अब मैं अगर कर दूं u प्लस डब्लू, अगर मैं कर दूं, ठीक है, u प्लस डब्लू कर दूं और v प्लस डब्लू मैं कर दूं, तब देखिए, अच्छा एक चीज़ बताइए, ये जो लाइन है, ये लाइन है y बराबर x वाली लाइन w, तो ये जो आ रहा है ना, ये w ही आ जाएगा, ये हो जाएगा y बराबर x वाली लाइन, यही है, ठीक है। अब एक काम करिए, अब इस साइड वाला चीज़ों को ऑब्जर्व करिए, तो u प्लस डब्लू इंटरसेक्शन v प्लस डब्लू क्या होगा, तो u प्लस डब्लू जब करेंगे, u प्लस डब्लू, ठीक है। तो अब ये चीज़ मत सोचिएगा कि आप लगा रहे हैं 1 घंटे में लगा रहे, तो हम वहाँ पर 2 मिनट में कैसे लगाएंगे, ठीक। तो ये तो आप सोचेंगे तब तो तैयारी ही नहीं कर पाएंगे। आप लगातार मेहनत करते हैं और जा करके बहुत सारे क्वेश्चन में से कुछ क्वेश्चन नहीं आते हैं, बाकी आते हैं, तब पर भी हो जाता है, तो इतना ज़्यादा नहीं सोचना है। u प्लस डब्लू जब मैं करूँगा, तो देखिए कैसे बनेगा। एक्चुअली दो वेक्टर स्पेस, अगर मान लीजिए u प्लस v को अगर मैं जोड़ रहा हूँ, तो इसमें कैसे एलिमेंट आएंगे, इसमें इस प्रकार के एलिमेंट आएंगे कि x प्लस वाई टाइप के एलिमेंट आएंगे, x आएगा u से और y आएगा v से, ऐसा होता है इसका योग, ठीक है। तो इसी के शर्त पर यहाँ पर सोचना है u प्लस डब्लू क्या होगा। तो u में x कामा 0 है, और इसमें क्या है, इसमें जो दिख रहा है w में t कामा t है। तो अगर हम कोई एलिमेंट ले रहे हैं, तो x कामा 0 प्लस t कामा t टाइप का हो रहा है, और ये जो टर्म दिख रहा है, हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि यहाँ पर हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं कि x और t रियल में होगा। तो अच्छा एक चीज़ बताइए, क्या a x कॉमन कर दें तो 1 कामा 0, और t कॉमन कर दें तो 1 कामा 1, और x और t बिलोंग करेगा रियल में, तो w प्लस u प्लस डब्लू का डायमेंशन क्या होगा, डायमेंशन ऑफ u प्लस डब्लू क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ एल वेक्टर। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए जो दो वेक्टर यूज हो रहे हैं, क्या ये एल है कि एल डी है, कोई बताएगा? एल आई है, तो इसका डायमेंशन, गुड, तो इसका डायमेंशन 2 हो जाएगा। और R2 में जिसका डायमेंशन 2 हो जाए, तो ये सीधे सीधे किसके बराबर हो जाएगा, u प्लस डब्लू R2 के बराबर हो जाएगा। सिमिलरली आपको यहाँ पर सोचना है v प्लस डब्लू के बारे में, ठीक है। तो v प्लस डब्लू के बारे में जब सोचेंगे, तो इसमें एलिमेंट जब कंसीडर किया जाएगा, तो v में 0y है, 0y प्लस डब्लू का एलिमेंट t कामा t टाइप का, और y बिलोंग करेगा रियल में, और t भी बिलोंग करेगा रियल में। इसको भी अगर आप ऑब्जर्व करेंगे ना, तो y को कॉमन ले लीजिए, तो 0 1 प्लस t को कॉमन ले लीजिए, तो 1 1, और जो y है और t है ये r में बिलोंग करेगा। तो इसकी अगर हम बेसिस की बात करेंगे ना, तो इसकी भी बेसिस में कितने एलिमेंट आएंगे, 0 1 आएंगे और फिर 1 1 आएंगे, तो इसका भी डायमेंशन कितना हो जाएगा, इसका भी डायमेंशन v प्लस डब्लू बराबर 2 होगा। और ऐसा होने से तुरंत इम्प्लाई करेगा, यहाँ से ये इम्प्लाई कर सकता है कि जो
v प्लस डब्लू है, ए भी R2 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि डायमेंशन 2 है और R2 है तो R2 के बराबर ही हो जाएगा। तो इस कंडीशन में देखिए यहाँ पर मैंने u प्लस डब्लू निकाला है, तो u प्लस डब्लू इंटरसेक्शन ये क्या है, v प्लस डब्लू ए भी R2 तो फाइनली R2 के बराबर ही होगा। और जो u इंटरसेक्शन v प्लस डब्लू जो आया है, इसका वैल्यू क्या है, देखिए इसका वैल्यू y बराबर x है। अगर इसकी बेसिस की बात करेंगे ना, तो इसमें t को कॉमन ले लीजिए, 1,1 और ये t बिलोंग करेगा R में। तो इसका डायमेंशन कितना है, इसका अगर डायमेंशन के बारे में सोचेंगे तो डायमेंशन इसका 1 है। तो 1 डायमेंशन और ये 2 डायमेंशन, तो इधर का इंक्लूजन इसमें हो सकता है, नहीं होगा ही, इसलिए ये सत्य है। और जो इसी को यहाँ उल्टा कर दिया है, इसी एग्जाम्पल से आप इसे डिस्कार्ड कर देंगे, ये गलत हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? यस सर, आ रहे हैं। ठीक है, ओके। तो इसी तरीके से आपको ऊपर वाला एग्जाम्पल भी जज करना है और सोचना समझना है, ठीक है। तो मैं ऊपर वाले एग्जाम्पल के लिए और भी चीज़ों को, मतलब कि ऊपर वाले 2 ऑप्शन के लिए, मतलब इसमें से सी डी में से तीसरा सही है, बाकी डी वाला गलत है। बाकी ए और बी के लिए मैं अभी जस्ट एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो ए बी के लिए देखिए, मैं यहाँ पर यू के साथ इतना क्लियर करता हूँ। तो यहाँ से 3 वही रहेंगे, बाकी चीज़ों का यूज होगा, तो फिर आगे की चीज़ों को मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। तो देखता हूँ, ठीक है। तो बाकी की डब्लू कर दीजिए, एक बार v प्लस डब्लू करके देख लीजिए। तो v प्लस डब्लू करेंगे तो v में क्या है, 0y और फिर प्लस यहाँ पर टी और फिर y और t बिलोंग कर रहा है R में, ठीक है। तो इसी के बेस पर आप यहाँ से y को कॉमन और 0, 1 कर दीजिए, और फिर यहाँ पर t को कॉमन 1, 1 कर दीजिए, और ये y और t बिलोंग कर रहा है R में। तो यहाँ से अगर हम डायमेंशन की बात करेंगे, डायमेंशन ऑफ v प्लस डब्लू, तो ये 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 एलिमेंट से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, दोनों li हैं। li कहने का मतलब ना, उसको खड़ा कर दीजिए, जैसे कि 0, 1 कर दीजिए, 1, 1 कर दीजिए। डिटर्मिनेंट निकालिए, डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो 0 - 1 नॉट इक्वल टू 0 आया। जिसका भी डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आएगा, उसके दोनों रो, दोनों कॉलम सबके सब li होंगे। ये बहुत बेसिक कंसेप्ट है, मैं बता चुका हूँ, और आप इसको जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना फील आएगा। तो जब डायमेंशन इसका 2 हो गया और वेक्टर स्पेस R2 है, ठीक है, मैं यहाँ पर जो v लिया हूँ वो मैं R2 लिया हूँ, ठीक। तो ये ऑब्वियस सी बात है कि v प्लस डब्लू R2 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पर अब एक काम करते हैं, u के साथ इंटरसेक्शन लेना है। तो ठीक है, u तो पहले से ही पता है। तो अब एक चीज़ और यहाँ पर निकालना है कि u के साथ इंटरसेक्शन भी कर दें तब क्या होगा। तो देखिए u और v जिस प्रकार से दिखाई दे रहे हैं ना, u x एक्सिस है, v y एक्सिस है, और दोनों का इंटरसेक्शन 0, 0 होगा। यही वाला पॉइंट, मिड वाला पॉइंट 0, 0 बनेगा। तो मैं अगर u इंटरसेक्शन v की अगर बात करूँ, तो इसका वैल्यू होगा 0, 0, बस इतना ही बड़ा होगा। और u के साथ w को अगर मैं देखूं तो देखिए u क्या है, x एक्सिस, और w क्या है, w है y बराबर x एक्सिस। तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या दिख रहा है, इसका भी 0 होगा, यानी कि u के साथ अगर मैं w की बात करूं तो ये भी 0, 0 होगा। इस तरीके से इंटरसेक्शन आप ले सकते हैं। तो अगर इन दोनों को ऐड करेंगे, यानी कि u प्लस u इंटरसेक्शन w, मतलब कि अगर आप यहाँ से ऑब्जर्व करिए तो u इंटरसेक्शन w और u इंटरसेक्शन v और u इंटरसेक्शन w, इसमें भी 0, इसमें भी 0, तो पूरा क्या हो गया, 0, 0 के बराबर हो गया। लेकिन अभी जब यहाँ पर आपने निकाला है कि u इंटरसेक्शन v का वैल्यू R2 है और u का वैल्यू x एक्सिस, तो जरा इंटरसेक्शन लीजिए, तो u इंटरसेक्शन
V प्लस W, जब ऐसा इंटरसेक्शन लेंगे तो A R2 है और A क्या है, U है x एक्सिस। तो x एक्सिस और पूरा R2 प्लेन का इंटरसेक्शन करेंगे तो क्या आएगा, वो x एक्सिस ही आएगा, मतलब ये U के बराबर ही आएगा। तो इधर ये पूरा आ रहा है, इधर का पार्ट ये पूरा आ रहा है u के बराबर, ठीक है। तो u और है क्या, u में है x कामा 0 और x बिलोंग कर रहा है रियल में। तो क्या u 0 0 में कंटेन है जैसा कि यहाँ पर लिखा है, नहीं है। तो ए हो गया गलत, तो ये गलत, तो अब ये से कि ये सही, तो इसके बी सी सही है, बाकी ए और डी गलत है। इस प्रकार से आप छोटे छोटे काउंटर एग्जाम्पल ले करके चीज़ों को जज कर सकते हैं, ठीक है। जहाँ भी इंक्लूजन का क्वेश्चन आएगा कि कोई किसी का सबसेट है, देखिए प्रॉपर्टी तो क्या है ना कि ये मतलब वेन डायग्राम अगर इक्वल की बात करिए ना तो ये खुलने जैसा दिख रहा है कि यू यहाँ भी के साथ खुल गया, यू डब्लू के साथ खुल गया, वैसा दूसरे में भी है। यू इंटरसेक्शन भी प्लस डब्लू है तो यू डब्लू के साथ हो जाएगा और फिर वी डब्लू के साथ हो जाएगा। तो इस प्रकार का जहाँ भी चीज़ें आएंगी वो एक दूसरे को इंक्लूड करती हैं, ठीक। तो इसको डिस्कार्ड करने के लिए इस प्रकार से काउंटर एग्जाम्पल आप ले करके क्वेश्चन को जज कर सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहा हूँ। तो एक चीज़ बताइए, नेसेसरली सब स्पेस आप भी अगर कहा जाए तो अगर V1 कोई सब स्पेस है, वेक्टर स्पेस या सब स्पेस, और V2 भी सब स्पेस है, तो इंटरसेक्शन तो नेसेसरली सब स्पेस होता ही है, नहीं तो थियरम पढ़े हैं। तो इसके से तो पहला तो पक्का ट्रू होगा, ठीक है। लेकिन जो V1 यूनियन जो V2 कहा जाता है ये जरूरी नहीं होता, ये तभी सब स्पेस होता है जब या तो V1 V2 के अंदर कंटेन हो जाए या तो V2 V1 के अंदर कंटेन हो जाए, तभी ये बनाता है, ये हमेशा नहीं बनाता है। इसको आप देख लीजिएगा, ये सब डायरेक्ट थ्योरम पर ही बेस्ड है, तो ये तो नहीं होगा। लेकिन V1 प्लस V2 डायरेक्ट सब स्पेस बनाता है, ये हमेशा बनाता है, ठीक है। तो इसके बेस पर देखेंगे तो ये सही होगा। और V1 माइनस V2, तो इसमें देखिए एक चीज़ का यहाँ पर मिस प्रिंटिंग लिखा गया है, क्योंकि जो V1 माइनस V2 है सेट माइनस है, ठीक। तो सेट माइनस की प्रॉपर्टी इस प्रकार से होती है कि अगर A में से सेट को घटाया जा रहा है तो इस सिंबल को बोलते हैं सेट माइनस, सेट माइनस। तो सेट माइनस में क्या होता है, ऐसे होता है जैसे मान लीजिए कि मैं कहूँ कि ए है और ए बी है, ठीक है, ए और बी। अब इसमें से बी को घटाना है, ए माइनस बी करना है। देखिए सिंपल सोचें तो यही माइनस है, लेकिन चूंकि सेट है ना तो 3 में से 5 घटाते हैं तो ये माइनस यूज करते हैं। तो सेट में से घटाएंगे तो भी यही माइनस यूज कर सकते हैं, लेकिन ये सेट है, नंबर है, नंबर अलग सिस्टम में डेवलप होते हैं और सेट अलग सिस्टम में है, इसलिए इस माइनस को डिफरेंट दिखाने के लिए ये इक्विवेलेंट हो जाता है, ए बी के बीच में तिरछा माइनस करते हैं, स्लैंट माइनस, और इसी को बोलते हैं सेट माइनस। मतलब ए माइनस को सिर्फ माइनस बोलेंगे, माइनस, और इस माइनस को बोलेंगे सेट माइनस। मतलब ये बता रहा है कि हम सेट में से सेट को घटाने पर इस सिंबल को यूज कर रहे हैं। तो सेट माइनस में डेफिनेशन ए होती है, देखिए ए में से बी को जब घटाएंगे तो पूरा इतना निकल जाएगा, तो यहाँ वाला बचेगा, और अगर ए यहाँ पर वाई है तो ये वाई इसमें से निकल जाएगा। तो शायद ये सही कहा जा रहा है, लेकिन इसको लिखने का तरीका गलत है। इसमें कहा जाता है कि ऐसे इसमें यक्स लिए जाएंगे V1 के, यानी ए के ऐसे यक्स लिए जाएंगे, ये यहाँ पर लिख दो, ए जो यक्स डज नॉट बिलोंग टू बी होंगे, ठीक है। इसके लिखने का तरीका ए होता है कि ए के उस अवयव को इसमें रखना है जो बी में ना हो, ठीक है। क्यों? क्योंकि बी वाले तो निकल गए ना, ठीक है। ए माइनस बी में ए के उस एलिमेंट को रखिए जो बी में ना हो, ना होने का मतलब कि बी अपने एलिमेंट को निकाल के लेके चला गया,
मतलब अपना तो लिया ही, लेकिन जो कॉमन थे वो भी ले लिया, तो प्योरली ए में वही एलिमेंट आएंगे जो बी में मतलब ए माइनस बी में ए के वे एलिमेंट होंगे जो बी में ना हो। तो इस प्रकार से ये डेफिनेशन समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? ठीक है। तो इसकी प्रॉपर्टी से अगर आप देखेंगे तो आपको पता है कि V1 भी सब स्पेस है और V2 भी सब स्पेस है। V1 में से जब V2 घटाएंगे, एक चीज बताइए, V1 सब स्पेस है तो 0 0 तो होगा ही ना। अगर हम चाहे जितने डायमेंशन का हो, हम जीरो वेक्टर की बात कर रहे हैं, V2 में भी 0 होगा। तो हम कहेंगे कि x ऐसे एलिमेंट V1 के लिए जाए जो x V2 में ना हो। तो पक्का है कि जब घटाएंगे तो 0 इसमें भी है, इसमें 0 को हटा देगा क्योंकि वो इंटरसेक्शन में आएगा। तो एक क्लियर हो रहा है कि यहाँ पर 0 इसमें V1 माइनस V2 में 0 बिलोंग नहीं करेगा, और जो बिलोंग नहीं करेगा तो गारंटी है कि ये सब स्पेस नहीं होगा, नॉट सब स्पेस। ठीक है, तो ये भी गलत है। तो इस तरीके से ये पहला सही है, तीसरा सही है, दूसरा मतलब यहाँ दूसरा और चौथा गलत है। अब किसी को ये चीज़ क्लियर ना हो रहा हो कि V1 प्लस V2 सब स्पेस होगा कि नहीं होगा, तो अभी कुछ देर पहले पढ़ रहे थे ना कि W1 प्लस W2 का डायमेंशन निकाला जा रहा था, तो बिना वेक्टर स्पेस हुए डायमेंशन तो निकालेंगे नहीं। इसलिए प्लस के केस में ऑलवेज वो सब स्पेस बनाता है, इंटरसेक्शन ऑलवेज सब स्पेस बनाता है, लेकिन यूनियन नेसेसरी नहीं है। जैसे अच्छा यूनियन का काउंटर एग्जाम्पल देना हो तो मैं आपको अभी दे सकता हूँ। देखिए, दो में वेक्टर स्पेस लूँगा और उसका जो है यूनियन करने पर वो सब स्पेस नहीं बनाएगा। जैसे उदाहरण के रूप में मैं यहीं पर ले लेता हूँ R2 ही ले लेता हूँ, वेक्टर स्पेस मैं R2 ले लिया, ठीक है R2, और फील्ड में यहाँ पर R ले रहा हूँ, और W1 में ले रहा हूँ V1 में ले रहा हूँ V1 x एक्सिस। x एक्सिस कहने का मतलब x, 0 और x बिलोंग टू रियल, यह है x एक्सिस है। इसी प्रकार से V2 ले लीजिए जो होगा क्या 0, y और y बिलोंग करेगा रियल में। ठीक है, इसको आप लोग बोल सकते हैं y एक्सिस। ठीक, तो एक चीज़ बताइए, अगर मैं V1 यूनियन V2 ले लिया तो इसमें एलिमेंट कैसे आएंगे, x, 0 और 0, y टाइप के एलिमेंट आएंगे और x y बिलोंग करेगा रियल में। ठीक है, इतना तो सबको क्लियर होगा। ठीक है, यहाँ से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। इतना जब हो गया तो अगर इसे सब स्पेस बनना है तो एक चीज़ बताइए, 1 0 तो इसमें होगा ही, 0 1 भी इसमें होगा ही, लेकिन इन दोनों को जोड़ दें तो इन दोनों को ऐड कर दें तो क्या होगा 1, 1, क्या 1, 1 इसमें होगा कि नहीं होगा, बताइए। 1, 1 इसमें नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें या तो ध्यान दीजिए, या तो x0 टाइप के एलिमेंट होंगे या 0x टाइप के होंगे, दोनों का यूनियन है। ठीक है, तो या तो पहला 0 होगा या दूसरा 0 होगा, दोनों 0 हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन दोनों नॉन 0 नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए या मतलब अब तो समझ गए होंगे, या डाउट हो तो पूछ सकते हैं। इसलिए 1 1 इसमें बिलोंग नहीं करेगा, और नहीं करेगा तो सब स्पेस नहीं होगा। इसलिए यूनियन जरूरी नहीं है कि वो सब स्पेस बनाए, इसलिए यूनियन को गलत काटा गया है। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बोले। ओके, सब लोग जुड़े हैं ना, मतलब कभी कभी नेट ऑफ हो जाता है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट इसके बाद में इसका जो ये वाला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, देखिए ये भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कैले-हैमिल्टन थ्योरम तो सभी लोग पढ़े होंगे, परिचित होंगे। कैले-हैमिल्टन बीएससी वाले भी, इवन इफ बीएससी 4th सेमेस्टर वाले भी परिचित हो गए होंगे, क्योंकि वो लोग मैट्रिक्स थियरी थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर देखिए, जैसे कि मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है, अगर कोई मैट्रिक्स है ए n क्रॉस n की मैट्रिक्स है, n क्रॉस n की मैट्रिक्स है,
तो इसका आइगन वैल्यू निकालते समय हम a माइनस लेमडा आई, या फिर एक काम करते हैं, या आइगन वैल्यू पर क्वेश्चन, हालांकि ये वेक्टर स्पेस उसी से रिलेटेड है थोड़ी बहुत, तो LILD, चलिए ठीक है, जरूरत पड़ती है तो मैं इसको बताता हूँ। तो देखिए, a माइनस लेमडा आई का डिटर्मिनेंट जीरो करके आइगन वैल्यू इससे जो निकालते हैं ये होता है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जब इसको सॉल्व करेंगे, n क्रॉस n की मैट्रिक्स है ना, तो लेमडा के पावर n और कुछ मल्टीप्लायर भी होते हैं, ऐसे ऐसे करके लेमडा के पावर n माइनस वन, ऐसे करके लास्ट में आइडेंटिटी k टाइम आइडेंटिटी ऐसे करके बराबर जीरो, मतलब n डिग्री का एक पॉलिनोमियल बनता है, और इस पॉलिनोमियल को बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। तो कैले हैमिल्टन, कैले ये वाई, ठीक है, LEY, कैले, ठीक है, स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक हो सकता है पर अब ध्यान दीजिए, कैले हैमिल्टन थ्योरम। तो कैले अलग है, हैमिल्टन अलग है, दोनों ने मिल के एक थ्योरम दिया था कि किसी भी मैट्रिक्स से जो आप कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकालते हैं, उस कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल है लेमडा, उस लेमडा की जगह अगर मैं इस मैट्रिक्स को ही पुट कर दूं ना, तो ए संतुष्ट कर जाता है, मतलब कि ए के पावर लेमडा और बाकी सारी चीज़ें ए के पावर लेमडा माइनस वन, यहाँ कुछ कांस्टेंट रहेगा k1 ऐसे करके, और kn, और यहाँ i इक्वल टू जीरो, ए इसको एक्चुअली ये लेमडा नहीं रहेगा, ये रहेगा, ये सेटिस्फाई करेगा अपने कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल को, तो हो जाएगा यहाँ पर a टू द पावर n प्लस मान लीजिए कि a1 a टू द पावर n माइनस वन प्लस a2 a टू द पावर n माइनस टू, ऐसे घटते घटते मान लीजिए एक टर्म आएगा k के साथ in बराबर जीरो, इसको सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं कि an का वैल्यू उधर जब जाएगा तो हो जाएगा माइनस a1 a के पावर n माइनस वन प्लस a2, ये भी माइनस कर दीजिए, माइनस a2 a के पावर n माइनस टू, और लास्ट में in माइनस में रहेगा kn या k जो भी हो, ठीक है। तो इस प्रकार से देखेंगे कि an जो है इतने एलिमेंटों का लीनियर कॉम्बिनेशन आएगा, an माइनस वन, an माइनस टू, ऐसे ऐसे करके in, ठीक है। तो अब आप यहाँ से अगर काउंट करेंगे तो लास्ट में तो a आएगा, इसके बाद in आ जाएगा, तो 1 से लेके n माइनस वन तक, तो इसकी संख्या n माइनस वन हो गई, ठीक है, और a के आइडेंटिटी आप इसे 1 कह सकते हैं, तो दोनों को जोड़ देंगे तो a1 इससे कट के n हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि a के पावर n जो दिख रहा है, n वेक्टर पर डिपेंडेंट है, ठीक है। तो अगर कोई मैट्रिक्स है यहाँ पर जैसा कि लिखा है C भी n क्रॉस n रियल मैट्रिक्स, तब W एक वेक्टर स्पेस आपको बनाना है जो स्पैन होगा 1c c स्क्वायर c के पावर 2n से, ठीक। तो कह रहा है कि देन डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस W क्या होगा, तो डायमेंशन निकालने का मतलब है कि इसमें एलिमेंट कौन है, आइडेंटिटी है, फिर c है, c स्क्वायर है, c के पावर n होगा, c के पावर n प्लस वन होगा, ऐसे बढ़ते बढ़ते c के पावर 2n हो जाएगा। तो क्या ये 1 से ले करके पूरे के पूरे यहाँ तक 2n तक, तो 2n तक तो कुल कितने हो गए, ये 2n प्लस वन हो जाएंगे ना, तो 2n प्लस वन ये पूरे के पूरे क्या li होंगे। देखिए, क्योंकि आपको जब डायमेंशन निकालना है ना, तो li ही बताना होगा कि इसमें कितने li होंगे। तो अगर ये पूरे के पूरे li हो जाएंगे तो एट मोस्ट कितना होगा, 2n होगा, ठीक है। तो क्या लग रहा है कि क्या ये 2n हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, बताइए, कोई कुछ गेस करे। तो 2n होना चाहिए ना। अच्छा, एक काम करिए, जरा यहाँ पर देखिए
कि सी जो मैट्रिक्स है वो n क्रॉस n की रियल मैट्रिक्स है। एक कभी नहीं कहा है कि सी क्या होगा। अगर मैं आपको सी ले लेता हूँ n क्रॉस n की मैट्रिक्स ले लेता हूँ, सब 0 0 0 भर देता हूँ, सब 0 0 0 भर देता हूँ। अब आप C1 करिए, C2 करिए, C2n करिए और आइडेंटिटी लीजिए, तो इस पूरे कलेक्शन में केवल एक ही मैट्रिक्स दिखाई देगा, आइडेंटिटी और जीरो। आइडेंटिटी और क्या दिखाई देगा? जीरो दिखाई देगा। तो इस स्थिति में क्या इसका डायमेंशन 1 होगा या 2 होगा या 2n होगा? क्योंकि अगर किसी मैट्रिक्स किसी सेट में 0 है तो 0 को निकाल देते हैं तो सिंगलटन आई बचेगा, तो इसका डायमेंशन कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो जो एट मोस्ट वाला केस है वो तो ठीक है, वो तो चलेगा, लेकिन जो 2n है ये तो गड़बड़ है और n स्क्वायर ये भी गड़बड़ होगा। जैसे कि मान लीजिए, ठीक है, आप ऐसा करिए कि c के जगह पर पूरा 0 न लेकर के सिर्फ आइडेंटिटी ले लीजिए। तो अगर आप सिर्फ आइडेंटिटी ले लेंगे ना तो c के पावर 1, c के पावर 2, c के पावर 2n कर देंगे तो सब आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आएगा। तो इस पूरे सेट के बजाय सिर्फ एक ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आएगा जो कि सिंगलटन आइडेंटिटी नॉन जीरो है, तो इसका डायमेंशन कितना होगा? 1 होगा। तो जो 2n कह रहा है और n स्क्वायर कह रहा है, ये तो कभी नहीं हो पाएंगे, ये तो गलत है। तो दो तो देख कर ही पक्का गलत कर देंगे, मतलब रिजेक्ट कर देंगे, तो A और C गलत है। अब यही B और C को आपको जज करना है कि ये कैसे मेंटेन होगा। इतना बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। ठीक है, तो अब चलते हैं, अब मैं आगे बढ़ता हूँ और आपको ये एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, देखता हूँ यहाँ पर कि इन सब चीज़ों को कैसे जज करते हैं। तो एक चीज़ का ध्यान दीजिए कि A के पावर n डिपेंड है किस पर? A के पावर n-1 और A के पावर n-2, इतने सारे मैट्रिक्सों से। हालांकि यहाँ पर C है तो मैंने A गलत लिखा है, मैं यहाँ पर C लिख सकता हूँ। तो आप इसको इस तरीके से सोच सकते हैं कि अगर मैं यहाँ पर इसको C समझूं तो ये प्रॉब्लम इस तरीके से बनेगा। ठीक है, यहाँ पर आप इसे समझिए, Cn जो होगा ये Cn ये डिपेंड होगा, मतलब Cn का लीनियर कम्बिनेशन इस प्रकार से बनेगा, माइनस A1 C के पावर n-1, फिर माइनस यहाँ पर हो जाएगा, यही ऊपर वाले को मैं कॉपी कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, माइनस A1 C के पावर n-A2, यहाँ पर C के पावर n-2, और ऐसे ऐसे लास्ट में मान लीजिए कि an है C के पावर, एक्चुअली कांस्टेंट 1 में 1, 2 में 2, तो C0 A0, एक सेकेंड, an कर देता हूँ, an-1, और ये हो जाएगा C1 हो जाएगा, C1 हो जाएगा, और प्लस k टाइम in मान लीजिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो यहाँ से कह सकते हैं कि Cn इतने का कॉम्बिनेशन है। अच्छा बताइए, Cn प्लस 1 कितने का कॉम्बिनेशन बनेगा? ये बनेगा C इंटू C के पावर n, C इंटू और C के पावर n ये ऊपर के बराबर है, तो इसको इसमें भर दीजिए तो पाएंगे माइनस A1 C के पावर n-1 माइनस A2 और C के पावर n-2 एंड सो ऑन, k और in इस प्रकार से। अब C को अंदर कर दीजिए तो आप पाएंगे कि माइनस A1 के साथ C के पावर n, माइनस A2 के साथ C के पावर n-1 और लास्ट में k C आ गया। आपको पता है कि Cn का वैल्यू किसके बराबर है? Cn का वैल्यू फिर से इसी ऊपर वाले के बराबर है। इसको फिर से उठा के हम इसी में भरेंगे। ठीक है, इसमें फिर से भरेंगे तो माइनस A1 के बाद में ये पूरा आएगा माइनस A1 के साथ Cn-1 बाकी टर्म, और लास्ट माइनस an-1 C के पावर 1 और फिर k टाइम in। ठीक है, और बाकी सारे रहेंगे और प्लस k टाइम लास्ट में C होगा। इन सबको खोल देंगे ना तो ये पूरा जो बनेगा इसमें हाईएस्ट पावर कितना आएगा? बताइए, C के पावर n-1 आएगा। मतलब C के पावर n+1 को हम अगर रिप्रेजेंट करना चाहें तो अधिकतम
कितने डिग्री से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, n-1 मतलब कुल वेक्टरों की संख्या, कुल जो मल्टीप्लायर होंगे c के उनकी संख्या यही होगी, c के पावर n-1, c के पावर n-2 से लेकर के c तक। और आइडेंटिटी एक है और इनकी संख्या n-1 है, जोड़ देंगे तो कुल n वेक्टर, मतलब कि c के पावर n+1 को हम n वेक्टर से जनरेट कर पा रहे हैं। और इसके बाद अगर आप c के पावर, जैसे कि इसके बाद मान लीजिए कि आप चाह रहे हैं कि c के पावर में n+2 में जाऊं, कि c के पावर n+2 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो मैं कहूँगा कि c इंटू सी के पावर n+1। तो आपने पता है कि c के पावर n+1 को रिप्रेजेंट किया गया है इन्हीं सब वेक्टरों से, c के पावर n-1 से लेकर के c और i से रिप्रेजेंट किया गया है। अब c का मैं गुणा कर दूंगा तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए इन सब का लीनियर कॉम्बिनेशन होगा, c अंदर जाएगा तो cn और बाकी इतने एलिमेंटों का लीनियर कॉम्बिनेशन होगा। क्योंकि Cn खुद फिर से Cn-1 से लेकर के आइडेंटिटी तक का लीनियर कॉम्बिनेशन है, तो उसको उठा के फिर से हम इसमें अगर पुट कर देंगे तो फिर से पूरा पूरा Cn-1 से लेकर के C और आइडेंटिटी। तो कुल मिला जुला करके सिर्फ ये जो कैले हैमिल्टन थ्योरम है इसकी हेल्प से, ठीक है, हम पूरे यानी कि आइडेंटिटी, थोड़ा सा इसको मैं नीचे लिख रहा हूँ, आप ऑब्जर्व करिएगा, आइडेंटिटी सी स्क्वायर सी के पावर n-1 के बाद में जितने भी एलिमेंट हैं n+1 cn+2 से लेकर के c2n, इतने सारे एलिमेंटों को हम सिर्फ इन्हीं के लीनियर कॉम्बिनेशन से आराम से लिख सकते हैं। आराम से कहने का मतलब है कि बन जाएगा, लेकिन आपको उसमें मानसिक कष्ट झेलना पड़ेगा, मतलब कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा। तो क्या लग रहा है कि आइडेंटिटी से लेके पूरा C2n तक कितने Li हैं? क्या ये Cn से लेके C2n तक ये Li होगा कि Ld होगा? बताइए। Cn से लेके C2n तक जो भी सेट है, ये जो मैट्रिक्स है, ये Li होगा कि Ld होगा? मैं गायब हो गई क्या यार? समझ में नहीं आ रहा है किसी को? ये वाला नहीं क्लियर हो पा रहा है। अरे क्यों नहीं क्लियर हो पा रहा है? मैं कह रहा हूँ कि c के पावर n+2 कितने वेक्टर से रिप्रेजेंट हो रहा है यहाँ पर, c के पावर n-1 c और 1 तक। तो इस cn+2 को रिप्रेजेंट करने के लिए इतने सारे एलिमेंटों की जरूरत पड़ रही है। तो क्या हम ऐसा नहीं कर सकते कि cn+2 पिछले आइडेंटिटी से लेकर cn-1 तक के एलिमेंटों का लीनियर कॉम्बिनेशन होगा? अच्छा, ये चीज क्लियर नहीं हो पा रहा है ना? चलिए फिर से बताते हैं। क्या सर? सर Cn से C2n तक Ld होगा। हाँ, Cn से लेकर इतना तक पूरा का पूरा टोटल Ld होगा। क्यों? क्योंकि ये सब पिछले वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन से जनरेट हो पा रहे। जैसे मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूं, 1 0 0, ध्यान दीजिएगा, 0 1 0, फिर 0 0 1 के बाद मैं लिख दूं 1 2 3, फिर मैं लिख दूं 4 5 6, फिर मैं लिख दूं 7 8 9। अच्छा, अब बताइए, क्या ये 1 2 3 इन तीनों के लीनियर कॉम्बिनेशन से बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा? स्वाभाविक रूप से बन जाएगा। ये 4 5 6 इन तीनों के लीनियर कॉम्बिनेशन से बनेगा कि नहीं बनेगा? पहले में 4 से गुणा, दूसरे में 5 से गुणा, तीसरे में 6 से कर दीजिए। ये 7 8 9 जो है, इसको फाइंड करने के लिए पहले में 7 से गुणा, दूसरे में 8 से, तीसरे में 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तुरंत बन जाएगा। तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि लास्ट के 3 वेक्टर Ld वेक्टर हैं, लीनियरली डिपेंडेंट है, और बाकी शुरू के 3 लीनियरली इंडिपेंडेंट है। इसी प्रकार से जब आप इसको शुरू से देखेंगे और इसको ऑब्जर्व करेंगे तो पता चलेगा कि सर्वप्रथम, मतलब सबसे पहले, कैले हैमिल्टन थ्योरम के हिसाब से कि कोई भी मैट्रिक्स अगर n क्रॉस n की है तो उसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल n डिग्री का बनेगा। इतना पता है कि नहीं? इतना तो पता होगा। अब कैले हैमिल्टन थ्योरम के हिसाब से कि कोई भी मैट्रिक्स अपने कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल को संतुष्ट करता है, तो मैं इस लेम्डा की जगह c भर दूंगा। तो c भर दूंगा तो a, हालांकि मैं a भरा हूं तो a इसको संतुष्ट किया है, बराबर 0 है।
तो बराबर 0 है, तो a के पावर n को मैं यहीं रोक दिया, बाकी सबको उधर ले गया। तो इससे ये क्लियर हो रहा है, बाकी ये सब a1 a2 ये सब कांस्टेंट होंगे, कि a के पावर n-1, a के पावर n-2, i के पावर n, इन सब का लीनियर कॉम्बिनेशन a के पावर n होगा। तो हम कह सकते हैं कि a के पावर n बिलोंग करेगा ये जो मैं सेट लिखा हूं इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में। ये बात समझ में आ रही है? यस सर। हाँ, ठीक है। तो इसी पर अब आप सोच लीजिए, सिंपल सी बात है, इसी पर आप इसको सोचिए कि ये कैसे मैनेज हो पा रहा है। तो मैनेज होने का मतलब ये हुआ कि जब इतना हो गया तो a के पावर n, तो इसी प्रकार से आप सोच लीजिए कि ये c के पावर n जो बनेगा, यहाँ c के पावर n, जैसे कि हमने a लिख दिया लेकिन इस क्वेश्चन में तो c लिखा हुआ है ना, इस क्वेश्चन में c लिखा हुआ, तो आप c के रेस्पेक्ट में देखिए। तो c के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि c के पावर n, c के पावर n-1, c के पावर n-2, c के पावर 1 और आइडेंटिटी, इतने सारे मैट्रिक्सों का लीनियर कॉम्बिनेशन होगा। तो इसी प्रकार से आप c के पावर n+1 निकालेंगे तो उसे लिख सकते हैं c इंटू सी के पावर n लिख सकते हैं, और c इंटू सी के पावर n लिख सकते हैं। तो c को एज इट इज रहने दीजिए, c के पावर n को फिर से ऐसे ओपन कर दीजिए, क्यों? क्योंकि ऊपर अभी निकला हुआ है, ठीक है। तो अब c का मल्टीप्लाई कर देंगे तो c सब में जाके लग जाएगा, तो cn-1 को cn बना देगा, फिर n-2 को cn-1 बना देगा, फिर c बना देगा। लेकिन आपको पता है कि cn फिर से ऊपर से देखिए कि cn का वैल्यू तो cn-1 से लेकर in तक है ना, तो इसको उठा के फिर से यहीं पर भर देंगे। तो cn के एक्सप्रेशन में हाईएस्ट डिग्री c के पावर n-1 है, तो यहाँ भी वही रिप्रेजेंट होगा। तो कहेंगे कि फिर से कि c के पावर n+1 cn के जगह पर इतना पुट कर देंगे, तो पूरे को फिर से खोल के हल करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो इसके पूरे रिप्रेजेंटेशन में हाईएस्ट डिग्री बताइए n होगी कि n-1 होगी? n-1। n-1 हाईएस्ट डिग्री होगी। इसके बाद में cn-2 होगा, ऐसे घटते घटते आइडेंटिटी तक जाएगा। तो यही जो टर्म है cn-1, cn-2 और c से लेकर आइडेंटिटी तक, इतने जितने सारे के सारे एलिमेंट हैं, यही सबको जनरेट कर दे रहे हैं जो कि n से ऊपर है। तो आप अगर यहाँ से सोचेंगे तो आपको a मिलेगा, n+2 को भी सोचेंगे तो भी ये घुमा फिरा करके इसी प्रकार से चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि n+2 को मैं c इंटू सी के पावर n+1 लिख सकता हूँ, और n+1 को अभी मैं रिप्रेजेंट किया हूँ ऊपर, जस्ट देखिए c के पावर n+1 को यहाँ से देखिए ये रिप्रेजेंट हुआ है किससे? c के पावर n-1, c के पावर n-2 और फिर in से, ठीक है। तो इसी प्रकार से c के पावर n+1 को हम इतने एलिमेंटों के लीनियर कॉम्बिनेशन से लिख सकते हैं, और बाहर c है, अंदर कर देंगे तो c के पावर n और बाकी सारे एलिमेंट यहाँ पर दिखेंगे। लेकिन c के पावर n को फिर से हम रिप्रेजेंट करेंगे ऊपर वाले सूत्र से, तो उसके हिसाब से फिर पूरा कॉम्बिनेशन इस प्रकार से चेंज होगा कि c के पावर n-1 से लेकर c से लेकर in तक, यही सारे एलिमेंट cn+2 को भी रिप्रेजेंट कर देंगे, सिमिलरली सबको रिप्रेजेंट कर देंगे। इसलिए यहाँ पर एक कहा जा सकता है कि जो सेट है, सेट में i, c, c² c के पावर n-1, cn, cn+1 से लेकर c2n तक है। तो आगे जो लास्ट के cn से लेकर c2n तक है, ये सारे के सारे एलिमेंट पिछले वाले एलिमेंटों के लीनियर कॉम्बिनेशन से बन रहे हैं। तो ये आगे के n से लेके 2n तक के सारे एलिमेंट LD कहाएंगे। किस पर डिपेंडेंट होंगे? पिछले i से लेके cn तक, और इनकी संख्या कितनी है? n एलिमेंटों पर। ये बात समझ में आ रही है? यस सर। तो अब जब हमको यहाँ पर बेसिस बनाना है, तो किसी भी सेट को बेसिस बनाने के लिए, जैसे मैं यहीं पर जो एग्जांपल लिखा हूँ 1 0 0 0 1 0 0 0 1 और 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मैं कहूँ कि ये R3 का आपको बेसिस बनाना है, तो बेसिस बनाने के लिए जितने भी LD होंगे उनको आपको निकाल के बाहर फेंकना होगा, ठीक है।
क्यों? क्योंकि बेसिस के लिए तो दो शर्त है ना। बेसिस के लिए पहला शर्त है कि सेट एल होना चाहिए, दूसरा शर्त क्या है कि कोई भी एलिमेंट उनके लीनियर कॉम्बिनेशन से बन जाए। तो ये 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ये तीन ऐसे एलिमेंट हैं जो किसी को भी बना देंगे, तो ये तो एलएस हो जाएंगे, मतलब इससे कोई भी एलिमेंट बन जाएगा। और बाकी ये जो लास्ट के तीन एलिमेंट है एलडी हैं, इनको हटा देंगे तो पूरा सेट एलआई हो जाएगा। तो इस कंडीशन में बेसिस बन जाएगा। उसी प्रकार से किसी भी सेट को बेसिस बनाने के लिए हम उसके एलडी को हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं, तो जो बाकी बचता है वो एलआई हो जाता है, उसी से सारे एलिमेंट जनरेट हो जाएंगे। तो यहाँ पर बेसिस बनने के चांसेस किसके हैं? यहाँ से लेके आई से लेकर के Cn-1 तक, जिनकी अधिकतम संख्या n है। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? यस सर। अरे ओके, तो अब मैं शुरू में कंडीशन लिया था कि अगर सी का वैल्यू मैं अगर आइडेंटिटी ले लूं, क्योंकि सी के बारे में कुछ नहीं कहा है, किसी क्वेश्चन में लिख देता है कि सी आइडेंटिटी ना हो, सी जीरो मैट्रिक्स ना हो, तब सोचिए, लेकिन इसमें कुछ नहीं कहा है। तो सी को अगर आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लेंगे तो उस कंडीशन में ये पूरा का पूरा ले करके आई, फिर सी लेंगे तो वो भी आई, फिर सी स्क्वायर लेंगे वो भी आई, सब के सब आई ही हो जाएगा। तो इसमें सिर्फ कितने दिखेगा? आई दिखेगा। तो यन जरूरी नहीं है कि एकदम बराबर यन होगा, यन की संख्या एट मोस्ट यन हो सकती है और कम से कम एक हो सकती है, ठीक है। क्योंकि अगर आप सी को जीरो ले लेंगे तो भी उसकी संख्या एक तो रहेगी ही, बेसिस की संख्या, बेसिस में एलिमेंटों की संख्या। तो इसलिए डायमेंशन की बात किया जाएगा तो कम से कम तो एक होगा ही, होना ही पड़ेगा, और अधिकतम कितने होगी? एट मोस्ट यन होगी। तो इस तरीके से अगर इस क्वेश्चन को ऑब्जर्व करेंगे तो इसमें जो आंसर के जो चांसेज हैं वो चांसेज यहाँ पर दिख रहे हैं। इसमें जैसे कि पहला ऑप्शन तो गलत है, तीसरा भी मैंने गलत बताया था, यही एट मोस्ट यन, ठीक है। एट मोस्ट 2n ये तो मुझे गड़बड़ लग रहा है, ठीक है, इसलिए इसका ऑप्शन ये होगा। लेकिन मैं कहीं पर देखा था कि इसका ऑप्शन डी भी कहीं कहीं कंसीडर किया गया है, तो मेरे हिसाब से तो यही बी वाला होना चाहिए। आप लोग इसे स्टडी करिए और कल अपनी प्रतिक्रिया बताइए कि और क्या होना चाहिए। तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जी सर। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता हूँ और आगे चीज़ों को बताता हूँ, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हर लोग के लिए हर क्वेश्चन आसान नहीं होता है। तो ए देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है कौन सा, यहाँ पर ए लीनियर है ना, यहाँ कहा जा रहा है कि टी R2 से R2 मैप है, और पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए देखिए प्रॉपर्टी ए है कि जीरो को तो जीरो पर ले ही जाता है, तो यहाँ पर जज तो हो नहीं पाएगा। लेकिन एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा कि जब भी लीनियर वर्ड यूज कर देना, तो अगर कहीं एक्स स्क्वायर है तो ये लीनियर नहीं है, क्योंकि इसका ग्राफ खींचेंगे तो ऐसे जाएगा। लीनियर का मतलब सीधा होता है, ठीक है। तो किसी का भी डिग्री एक रहेगा तब हम उसे लीनियर कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पर क्या है कि पहला ये गलत हो जाएगा, क्योंकि लीनियर ए एक्स स्क्वायर लीनियर नहीं है। और बाकी ये जो दिख रहा है आपको x1 x2 x2 x1, ये तो रिफ्लेक्शन है। तो देखिए अगर सीधा तरीका आप अगर जानना चाहेंगे इस क्वेश्चन में, तो एक ही तरीका है लीनियर दिखाने के लिए कि ए अल्फा प्लस बी बीटा बराबर दिखा दीजिए ए ऑफ टी अल्फा, ए टाइम टी अल्फा और बी टाइम टी बीटा, ऐसा दिखा दीजिए। तो और इस ए बी फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू फील्ड एंड फॉर ऑल अल्फा बीटा बिलोंग टू वेक्टर स्पेस, तो ये करना पड़ेगा। नहीं तो अगर आप अपने अनुभव के आधार पर देखना चाहेंगे तो इसका ऑप्शन बी और सी सही होगा। तो मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ और डिटेल में। देखिए जैसे कि यहाँ पर अगर मैं पहले को लूँ तो देखिए पहले में क्या प्रॉब्लम आएगी। पहले में लिखा है कि x1 और x2 बराबर x1 स्क्वायर कामा x2, ठीक है। तो चलिए इसी प्रकार से मैं y1 y2 ले लेता हूँ, तो क्या होगा y1 स्क्वायर और y2 हो जाएगा। अच्छा, अब मैं ऐसा काम करता हूँ कि a के साथ लेता हूँ x1 कामा x2 प्लस b के साथ y1 कामा y2 लेता हूँ। अब इसको थोड़ा सॉल्व करता हूँ। तो चूंकि ये एडिशन है ना, तो कंपोनेंट वाइज एडिशन होगा, तो ये बन जाएगा ax1 प्लस by1
कामा ax2 प्लस by2 इस प्रकार से। अब ये डेफिनेशन के हिसाब से जैसा कि ये कह रहा है पहले को होल स्क्वायर कर देगा, तो ax1 प्लस by1 का होल स्क्वायर कामा ax2 प्लस by2 इस प्रकार से हो जाएगा। तो जब इसको खोलेंगे ना तो इसमें एडिशनल टर्म आएंगे। देखिए पहले तो a स्क्वायर x1 स्क्वायर, ठीक, प्लस b स्क्वायर y1 स्क्वायर प्लस 2ab x1 y1 इस प्रकार से आ रहा है, और ax2 प्लस by2 इस प्रकार से आया। अच्छा, a किसके बराबर होना चाहिए? a बराबर होना चाहिए a ऑफ t x1 x2 और फिर b t ऑफ y1 y2 के बराबर होना चाहिए। तो इसको थोड़ा सा देखिए, जज करिए, इसको आगे बढ़ा करके सॉल्व करिए। तो a ऑफ t x1 x2 कर देंगे तो a हो जाएगा जैसा कि ऊपर परिभाषित है x1 स्क्वायर कामा x2 प्लस b टाइम, इसको कैसे परिभाषित करेंगे y1 स्क्वायर कामा y2, इन दोनों को जोड़ देंगे तो ax1 स्क्वायर प्लस by1 स्क्वायर और कामा ax2 प्लस by2। तो क्या a इसके बराबर हो रहा है? बराबर होगा तभी ना ये दोनों बराबर होंगे, और बराबर होंगे तभी ये लीनियर होगा। तो इसमें देखिए दो जगह मिस्टेक, दो जगह गलत दिख रहा है। पहला तो इसमें 2ab का एक एडिशनल टर्म है, इसमें नहीं दिख रहा है, 2ab नहीं दिख रहा है। दूसरा चीज़ कि यहाँ पर a स्क्वायर है, यहाँ पर a ही है, यहाँ पर b स्क्वायर है, यहाँ पर b है। तो बहुत सारी अनिश्चितताएं दिख रही हैं दोनों में, इसलिए दोनों कभी बराबर नहीं होगा, और जब बराबर नहीं होगा तो लीनियर नहीं होगा, तो इसको बोलेंगे नॉट लीनियर। समझ में आया? विश्वजीत आपने यस सर। पूछा था। विश्वजीत, ठीक है, ओके। तो इस तरीके से आप और भी इसमें क्वेश्चन है, बाकी क्वेश्चन को आप अगर देखेंगे तो ये आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। जैसे कि ए दिख रहा है ना, तो इसको पहले को अगर सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो मान लीजिए a के साथ x1 x2 ले लिया प्लस b के साथ y1 कामा y2 ले लिया। मैं इस दूसरे की बात कर रहा हूँ। तो दूसरे में क्या है कि t के साथ जब इसको खोलेंगे तो ax1 प्लस by1 कामा ax2 प्लस by2 होगा, इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर एक प्रॉपर्टी कैसी है, x1 x2 तो x2 x1 कर दिया, इसको उल्टा कर दिया, तब इसको उल्टा कर दीजिए तो ax2 प्लस by2 कामा ax1 प्लस by1, ये उल्टा हो गया। तो अब मैं इन दोनों को एक साथ ले लिया तो a कामन, तो x2 कामा x1 प्लस इन दोनों को एक साथ ले लिया तो हो गया यहाँ पर b कामन y2 कामा y1। तो यहाँ पर a के साथ a पहला क्या है, a पहला यही देखिए t है, क्योंकि x2 x1 किसके बराबर है, यहाँ से देखिए t ऑफ x1 x2 पे, तो t ऑफ x1 कामा x2 के बराबर है, और प्लस b टाइम t ऑफ y1 कामा y2 पे। तो ये यहाँ से लीनियर एक खुल गया, तो ये लीनियर है। इसी प्रकार इसको भी दिखा देंगे तो ये भी लीनियर होगा, ए डी नन ऑफ दिस, तो कोई इसका मतलब नहीं है। इसका बी ऑप्शन, इसका सी ऑप्शन सही होगा, ए ऑप्शन गलत होगा, ठीक है। तो इस तरीके से बेसिक स्तर पर आप लीनियर प्रॉपर्टी चेक कर सकते हैं। डायरेक्ट चेक करना हो तो ध्यान दीजिएगा कि स्क्वायर वाले टर्म नहीं होते हैं लीनियर, ठीक है। तो विश्वजीत आपने पूछा था, आपको समझ में आया कि नहीं आया? समझ में भी दिया होगा, गिवन होगा, मान लीजिए कि ये n है, और डायमेंशन ऑफ w दिया होगा जो m है, और यहाँ पर कहेगा कि w इज सब स्पेस ऑफ v, तो पक्का है कि m का वैल्यू n से छोटा होगा। तो यहाँ पर डायमेंशन ऑफ v बाई w पूछा जाता है, जो कि होता है डायमेंशन ऑफ v, ठीक है, डायमेंशन ऑफ v माइनस डायमेंशन ऑफ w होता है, तो n माइनस m होगा। तो इस पर क्वेश्चन बनते हैं, तो मैं इसका छोटा सा प्रूफ आपको दिखा दूं कि ये कैसा डिफाइन होता है। तो यहाँ पर जो कंसेप्ट बनेगा इसको समझिए, ठीक है। इसमें जो v तो वेक्टर स्पेस पहले से ही है, v क्या है, वेक्टर स्पेस है, वेक्टर स्पेस, ठीक है। और w क्या है, w सब स्पेस है, सब स्पेस ऑफ v। और ये जानते रहिए कि दोनों का डायमेंशन फाइनाइट होता है, तभी ऐसा जिक्र, अभी फाइनाइट डायमेंशन के लिए ऐसा हम सोच रहे हैं, ठीक है।
इन्फिनिट डायमेंशन के लिए यहाँ पर जिक्र नहीं है, जब आएगा तब सोचा जाएगा। तो फिलहाल के लिए अगर आप इसको देखेंगे तो पहले आपको ये सोचना होगा कि V/W किस प्रकार का होता है। तो इसका डेफिनेशन होता है, डेफिनेशन V/W का कहा जाता है कि इसमें एलिमेंट x + W टाइप के होंगे, ठीक, और x आएगा V से, बस इतना ही। जैसे कि आप राइट कोसेट लेफ्ट कोसेट पढ़ते थे ग्रुप थियरी में कि G/H को कैसे डिफाइन करते थे। G/H को ये AH टाइप का होगा, A बिलोंग करेगा G में, ठीक है। इसको बोलते थे लेफ्ट कोसेट, A मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में है। इसी प्रकार से आप इसको राइट कोसेट भी डिफाइन कर सकते हैं, ये अच्छे कर सकते हैं, और A बिलोंग करेंगे G में। और इसी को एडिशन के रेस्पेक्ट में अगर लिखना हो तो वहाँ पर ऐसे हो जाता था H + A और A बिलोंग करेगा G में। इसी प्रकार से G/H को लिखना हो तो A + H करके लिख देते थे और A बिलोंग करेगा G में, ठीक है। तो चूंकि यहाँ पर वेक्टर स्पेस में प्लस का ही इम्पोर्टेंस है, मतलब वेक्टर एडिशन होता है और स्केलर मल्टीप्लिकेशन होता है। तो यहाँ पर वेक्टर एडिशन है तो इसलिए हम यहाँ पर एडिशन का ही जिक्र करेंगे, यहाँ पर XW नहीं लिखेंगे, ऐसा नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो ए डेफिनेशन है इसका। अब इसको वेक्टर स्पेस बनाने के लिए इसका प्लस डिफाइन करना पड़ेगा और इसका डॉट डिफाइन करना पड़ेगा। डॉट का मतलब एक्सटर्नल कंपोजिशन, मतलब इसे कहिए स्केलर मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ए डिफाइन करना होगा और वेक्टर एडिशन डिफाइन करना होगा, वेक्टर एडिशन, ठीक है। तो इसको कैसे डिफाइन करते हैं, इसको इस तरीके से डिफाइन करते हैं कि x + W। देखिए कुछ किताबों में ऐसे भी लिखा जा सकता है V/W को, आप W + x लिख सकते हैं, x बिलोंग टू V, ठीक है। तो आप इस तरीके से भी सोच सकते हैं, इस तरीके से भी सोच सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसे मन करे वैसे सोचिए। तो यहाँ पर देखिए प्लस दूसरा क्या हो जाएगा, y + W हो जाएगा, ठीक। तो इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू x + y के साथ प्लस यहाँ पर W हो जाता है, ऐसा डिफाइन होता है। और अगर मैं यहाँ डॉट की बात कर रहा हूँ तो अगर a मैं ले रहा हूँ और x + W की बात कर रहा हूँ तो ax हो जाएगा + W हो जाएगा। इसी के रेस्पेक्ट में वेक्टर स्पेस बना लेता है, आप इसे घर पे ट्राई कर सकते हैं, ठीक। अब हम इसके जब ये वेक्टर स्पेस हो गया तो हम इसके डायमेंशन पर विचार करते हैं, ठीक है। तो एक चीज़ का ध्यान दीजिए कि भी अगर कोई वेक्टर स्पेस है, उसका सब स्पेस है W, तो W की एक बेसिस होगी। मान लीजिए हम बेसिस इसका ले रहे हैं, बेसिस इसका ले रहे हैं B1, और इस वाले का भी का जो बेसिस हम लेंगे वो लेंगे, मान लीजिए B2 ले लेंगे, B2 मतलब हाँ B2, ठीक है। तो B1 में मान लीजिए कि हम एलिमेंट, चूंकि डायमेंशन यहाँ ऊपर तो जिक्र कर दिया गया है ना कि डायमेंशन ऑफ W m है, तो मैं m तक यहाँ पर ले लेता हूँ, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, m तक ले लेता हूँ। तो α1 α2 से लेके αm तक एलिमेंट रहेंगे और बेसिस है तो Li होंगे, ठीक है। अब बताइए कि जब वेक्टर स्पेस W1 सब स्पेस है, इसके बेसिस में m एलिमेंट हैं और भी जो वेक्टर स्पेस है इसके बेसिस में m एलिमेंट हैं, तो क्या सब स्पेस के बेसिस को एक्सटेंड करके वेक्टर स्पेस का बेसिस बनाया जा सकता है कि नहीं? हाँ, आराम से बनाया जा सकता है। यही होता ही है कि सब स्पेस को बढ़ा करके हम वेक्टर स्पेस को बना सकते हैं, ठीक है। मतलब ये हर जगह रूल लागू होगा। ये बहुत जेन्युइन और बहुत साधारण सी चीज़ है कि एक बड़ी सी फैमिली होती है, उसके अंदर बहुत सारे बच्चे होते हैं, कल के वो बच्चे अपना फैमिली बना लेते हैं, ठीक है। तो उनको चाहे तो एक्सटेंड करके फिर से वो बना सकते हैं, उन सबको इकट्ठा करके। तो इस तरीके से B1 बेसिस बन गया, तो ये बेसिस है उसका। तो जब B2 को हम बनाएंगे तो हम ध्यान देंगे कि α1 α2 से लेकर के αm तक तो रहेगा ही। अब इसमें एडिशनल में बढ़ाऊंगा, वो क्या है, वो इस तरीके से बढ़ेगा। मान लीजिए मतलब इसमें थोड़ा अलग टाइप से बढ़ाने के लिए मैं यही ले लेता हूँ αm + 1,
फिर अल्फा m प्लस 2 से लेकर के अल्फा n तक, यहाँ तक जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से जाने देते हैं। तो अब प्रश्न ये है और इसकी संख्या कितनी है, 1 से लेकर के n तक। तो अब जैसे कि मान लीजिए कि अगर v बाई डब्लू का हमें कोई एलिमेंट बनाना हुआ, मान लीजिए कि मैं कोई एलिमेंट ले रहा हूँ, मैं कोई एलिमेंट कैपिटल X ले लिया, किसका, लेट कर लिया v बाई डब्लू का। तो v बाई डब्लू का कैपिटल X किस प्रकार से होगा, एक कैपिटल X होगा x प्लस डब्लू टाइप का और x बिलोंग करेगा v में। तो अगर x v में होगा तो x बेसिस के एलिमेंट के लीनियर कॉम्बिनेशन के बराबर होगा। तो ये कैसे होगा, तो होगा a1 अल्फा 1 प्लस a2 अल्फा 2 से लेकर के am अल्फा m तक, और फिर am प्लस 1 अल्फा 1 अल्फा m प्लस 1, फिर am प्लस 2 से लेके अल्फा m प्लस 2 तक। ऐसे ही बढ़ते बढ़ते ये टर्म कहाँ तक जाएगा, an तक, और ये होगा अल्फा n तक। ठीक है, तो अब आपको सोचना है कि ये जो कैपिटल X जो हम इसका लिए हैं, जो इस प्रकार से है, इसको थोड़ा सा और सॉल्व करिए। जैसे कि x प्लस डब्लू कह रहा है, तो x किस प्रकार से है, a अल्फा 1 प्लस a1 अल्फा 1 a2 अल्फा 2 ऐसे करके am अल्फा m, और फिर ये बढ़ करके an अल्फा n तक जा रहा है, और प्लस w है। ठीक है, तो एक चीज बताइए, W के अंदर कौन से एलिमेंट हैं, W का तो बेसिस ये अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा m है। तो कोई भी एलिमेंट अगर इनके लीनियर कॉम्बिनेशन से बनेगा तो वो तो W के अंदर ही चला जाएगा ना, क्योंकि ये बेसिस है। तो इस तरीके से देखेंगे तो यहाँ से ले करके यहाँ तक के सारे एलिमेंट W के अंदर घुस जाएंगे सीधे सीधे, क्योंकि एक जैसा कि वेक्टर स्पेस में आप वहाँ पर पढ़े हुए हैं ग्रुप थियरी में कि AH बराबर H हो जाता है अगर A बिलोंग कर रहा है H में। ठीक है, और ऐसा भी हो सकता है कि A प्लस H बराबर H हो जाता है, कब, जब A बिलोंग करे H में। तो चूंकि प्लस के साथ W भी, तो जैसे प्लस के साथ V भी तो ग्रुप है, W भी प्लस के साथ तो ग्रुप है, तो इसका सब ग्रुप ही हुआ ना। तो सब ग्रुप हुआ तो एक कोसेट वाली प्रॉपर्टी यहाँ होल्ड करती है, तो ये पूरा का पूरा चला जाएगा W में। तो यहाँ से जो बनेगा, इसका जो वैल्यू बनेगा वो इस तरीके से बनेगा कि यहाँ से चालू होगा, यानी कि am प्लस 1 से लेके अल्फा m प्लस 1, यहाँ से आगे तक के सब बचे रहेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा am प्लस 1 अल्फा m प्लस 1, am प्लस 2 अल्फा m प्लस 2, और फिर an अल्फा n प्लस w। ठीक है, अच्छा एक चीज़ का आप कभी ध्यान दिए हैं या तो नहीं दिए हैं, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए। इसके मल्टीप्लाई वाले प्रॉपर्टी को ज़रा ध्यान से देखिए, इसको ध्यान से देखिए। अगर a इसके बराबर है तो a सिर्फ x में गुणा होता है, w में भी होता है, लेकिन w इसको एब्जॉर्ब कर जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है ना कि वेक्टर स्पेस में कोई भी एलिमेंट आप लेंगे तो फील्ड का एलिमेंट मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से इसी में जाएगा, इसलिए स्केलर को ये एब्जॉर्ब करता है। एब्जॉर्ब करने का मतलब डाइजेस्ट कर जाता है, अपने अंदर पचा जाता है, या कहिए जैसे कि पानी खेत में डालने पर पानी। वॉइस सही नहीं आ रही। एक सेकेंड, हेलो, हमें लगता है कि नेट की प्रॉब्लम हो रही है क्या। हेलो, आवाज़ तो इधर से जा रही है, मतलब a x में मल्टीप्लाई होगा w में नहीं होगा। तो यहाँ तो उल्टा भी ये ट्रू होता है कि अगर ऐसा लिखा है तो मैं a को बाहर निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो इसी के बेस पर यहाँ पर अगर आप इसे समझेंगे तो यहाँ से चीज़ें क्लियर होंगी, जो इस प्रकार से होंगी कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि ये जो w है ना, w को जैसे देखिए, एक चीज़ का ध्यान दीजिए, ये दोनों प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा यूजफुल है। जैसे कहा जाता है x प्लस w और प्लस y प्लस w, तो बराबर होता है x प्लस y प्लस w हो जाता है। ठीक,
एक्स प्लस वाई प्लस डब्लू हो जाता है। तो अगर एक्स प्लस वाई प्लस डब्लू है तो डब्लू अलग अलग दोनों में फिर से ऐड हो सकता है, पहली चीज़। और दूसरी कि अगर ए एक्स प्लस डब्लू लिखा है तो मैं ए को कॉमन लेकर के एक्स प्लस डब्लू कर सकता हूँ, ऐसा भी कर सकता हूँ। ठीक, ये दोनों प्रॉपर्टी यहाँ पर डिफाइन है। ऊपर ये दोनों प्रॉपर्टी आप ऑब्जर्व करिए, यहाँ पर देखिए दोनों प्रॉपर्टी डिफाइन है। तो इनका यूज करके हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और सिंपलीफाई करेंगे। कैसे, देखिए सिंपल है कि यहाँ पर करना क्या है, ए डब्लू इन सब के साथ ऐड होगा तो ए एम प्लस वन के साथ अल्फा एम प्लस वन प्लस डब्लू कर दीजिए। ऐसे ही ए एम प्लस टू के साथ अल्फा एम प्लस टू प्लस डब्लू कर दीजिए। ऐसे ही लास्ट में ए एन के साथ अल्फा एन प्लस डब्लू कर दीजिए। ठीक है, तो कुल मिला जुला करके इतना ही एलिमेंट हैं जो किसी भी एलिमेंट को यहाँ से रिप्रेजेंट करेंगे, किसी भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेंगे, इतने ही एलिमेंट। तो इनकी संख्या कितनी होगी, इनकी संख्या अगर आप काउंट करेंगे तो देखिए शुरू से लेकर के यहाँ तक n है, लेकिन m पीछे घटा दिए तो जो यहाँ से यहाँ तक बच रहे हैं इनकी संख्या कितनी होगी, n माइनस m होगी। तो हम इसको कहेंगे n माइनस m। तो यही n माइनस m एलिमेंट क्या होंगे कि इसके लिए बेसिस बनेंगे, किसके लिए, v बाई डब्लू के लिए। और इस बेसिस में एलिमेंट होगा अल्फा m प्लस वन के साथ w, फिर अल्फा m प्लस टू के साथ w, और फिर लास्ट में अल्फा n के साथ w, जिनकी संख्या कितनी होगी, इसकी अगर कार्डिनलिटी देखा जाए, इसकी कार्डिनलिटी तो ये कार्डिनलिटी होगी n माइनस m। इसलिए हम यहाँ पर डायरेक्ट कहेंगे कि डायमेंशन ऑफ जो w v बाई जो w है वो होगा n माइनस m। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? जी सर। ठीक यस सर, आ रहे हैं। है, इसको आप लोग थोड़ा और अच्छे से पढ़ लीजिएगा, फिर बाकी हम लोग दूसरे दिन पढ़ेंगे। तब तक